Cricket team have made all the Indians proud and bringing this title. See Women's World Cup champion, a big victory for the women in blue. The Indian women's cricket team kept its date with history by winning its first ever World Cup with a 52-run victory over South Africa. कहते हैं कुछ कहानियां पन्नों पर नहीं लिखी जाती बल्कि वो मिट्टी की महक में जन्म लेती हैं। कुछ इतिहास स्याही से नहीं बल्कि संघर्ष के धूप में पिघले हुए पसीने से लिखे जाते हैं। सोचिए जरा 48 साल का वो लंबा सफर जहां हर दशक ने एक नई बेटी को जन्म दिया और हर बेटी ने देश को एक नया युग दिया। अगर हरमन, स्मृति शेफाली और दीप्ति आज भारत का झंडा ऊंचा उठा रही हैं, तो उसकी जड़ें डायना एडुल्जी, शांतारंगा स्वामी, मिताली राज और झूलन गोस्वामी जैसे औरतों के त्याग में गहराई तक धसी हुई हैं। हर पीढ़ी ने अपने हिस्से की मिट्टी में इतिहास के बीज बोए हैं। 1978 से शुरू हुई एक अधूरी कहानी पसीने, संघर्ष, तिरस्कार और आंसू की स्याही से 2025 में आकर स्वर्णिम अक्षरों के साथ पूरी हुई। The captain of an Indian team that has won their very first Women's Cricket World Cup. 2 नवंबर 2025 की वह रात याद रहेगी उन माओं को जो अपने गर्भ से सिर्फ बेटे को जन्म देने की इच्छा रखती हैं, क्योंकि उस रात भारत की हर माँ ने जाना कि बेटियां सिर्फ घर की चौखट नहीं संभालती हैं, बल्कि वो इतिहास की चौखट को पार करना भी जानती हैं। वो रात जब भारत की बेटियों ने साबित किया कि श्रृंगार करती हुई लड़कियां सुंदर हो सकती हैं, मगर संघर्ष करती हुई लड़कियां इतिहास की गोद में अमर हो जाती हैं। वो रात जब भारत की इन बेटियों ने बताया कि वे ट्रे में सजाकर सिर्फ चाय का कप लाने के लिए नहीं है, बल्कि वे विश्व कप भी ला सकती हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर उजाले के पीछे एक अंधेरा होता है। तो सुनिए कहानी आज उस अंधेरे की जहां सपनों की राख में सिर्फ उम्मीदों की चिंगारी बाकी रह गई थी। वो दौर जब भारत की यह बेटियां सिर्फ हार नहीं झेल रही थी, बल्कि समाज के सवाल, बीसीसीआई की बेरुखी और सोशल मीडिया के कुतर्कों की आग में झुलस रही थी। यह कहानी उस इंसान की भी है जिसके खुद के सपने तो अधूरे रह गए, जो टीम इंडिया के लिए नहीं खेल सका, लेकिन उस शख्स ने अपने सपने इन बेटियों की आंखों में देखकर, इन बेटियों को विश्व विजेता बनाकर उनके सपनों को साकार कर दिया। कल्पना कीजिए वो दौर जब लड़कियां घर के झरोखों से झांक भी नहीं सकती थी। घर की दहलीज पर भी किसी से ठिठक कर बात कर लेना हद से बाहर जाना कहा जाता था। वो जमाना जब बेटियों की हंसी पर भी पाबंदियां थी। ये वो समय था जब घर की दहलीज से बाहर निकलना भी बेटियों के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। पर घर की इन्हीं दहलीजों के अंदर कुछ दिल धड़क रहे थे, जो खुद के साथ साथ दुनिया से भी लड़ने की तैयारी कर रहे थे। कौन सा खेल है तुम्हारा? सर, क्रिकेट। स्कूल में क्रिकेट नहीं खेला जाता बेटा, कोई दूसरा खेल हो तो उसमें अपना नाम लिखवा दो। सर, क्रिकेट। अरे क्या क्रिकेट क्रिकेट लगा रखी है तब से। ये 1970 का दशक था जब देश में ना तो किसी ने विमेंस क्रिकेट का नाम सुना था और न ही किसी ने सोचा था कि घूंघट के पीछे छिपे चेहरे कभी हेलमेट के नीचे मुस्कुराएंगे। इसी दौर में साल 1973 में भारत में महिला क्रिकेट की नींव रखी गई। जब दुनिया में विमेंस क्रिकेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मैदान में उतर चुकी थी, तब भी भारत के लोग बेटियों के इस खेल की खिल्ली उड़ा रहे थे। आप ही सोचिए, अगर ग्राउंड पे एक लड़की पैंट शर्ट पहनकर इतने सारे लड़कों के बीच में यहाँ वहाँ भागेगी तो लड़के तो उसे देखेंगे ही ना। एक और बात, क्रिकेटर के खानदान से भी लड़कियाँ नहीं खेलती, सिर्फ लड़के खेलते हैं, समझी ना बेटा। अपने ही देश में अपने प्रति इस नजरिए को देखकर भारत की इन बेटियों को अपने देश और समाज की चेतना पर शर्मा रही थी। तालियों की जगह ताने मिल रहे थे और उनके सपनों की जगह उन्हें उनकी सीमाएं बताई जा रही थी। डायना एडुल्जी और शांतारंगा स्वामी का नाम भारतीय विमेंस क्रिकेट के किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों पर लिखा गया है। विमेंस क्रिकेट के 2 ऐसे नाम जो अकेली तो नहीं थी पर पहली जरूर थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बल्ला नहीं उठाया था बल्कि सदियों पुरानी सोच और संस्कृति के खिलाफ बगावत की थी। उन्होंने उस दौर में क्रिकेट खेलना शुरू किया जब लड़कियों के सपनों की सीमाएं सिर्फ रसोई की दीवारों तक बांध दी गई थी। ना कोई सुविधा, ना कोई कोचिंग, ना खेलने के लिए कोई मैदान। अगर कुछ था तो उनका जुनून और उनका विश्वास। और साल 1973 में जब दुनिया का पहला महिला विश्व कप खेला गया, तब भारत सिर्फ दर्शक था, खिलाड़ी नहीं, क्योंकि टीम का गठन तो हुआ था पर संगठन नहीं था। साल 1973 में विमेंस क्रिकेट
क्रिकेट टीम का गठन महिला क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जरिए शुरू हुआ, लेकिन यह संगठन औपचारिक रूप से साल 1973 के अंत तक रजिस्टर नहीं हो पाया। यानी साल 1973 के जून माह में जब पहला विमेंस वर्ल्ड कप खेला गया, तब भारत की महिला क्रिकेट टीम कागजों पर तैयार हो रही थी और एक रूढ़िवादी सोच, संकुचित मानसिकता और अपने संस्कृति के खिलाफ अपने अस्तित्व की लड़ाई प्रारंभ कर चुकी भारत की यह बेटियां जब साल 1978 में हो रहे दूसरे विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को खेलने के लिए मैदान में उतरी, तो उनके पास न ढंग के जूते थे, न कोई जर्सी थी, न कोई किट बैग था, न कोई बजट और न ही कोई कोच उपलब्ध था। साल 1978 में हो रहे जब पहली बार विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत खुद कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि इस विश्व कप को न किसी स्पॉन्सर ने सहारा दिया, न सरकार ने फंडिंग की और न ही टीवी चैनलों ने दिखाने की जहमत उठाई। हर खिलाड़ी अपने जेब से पैसे लगाकर, यानी अपने बचत के पैसों का इस्तेमाल करके इस विश्व कप को खेल रहा था। अपने पैसों से अपनी जर्सी बनवाई, ट्रेन का चालू टिकट कटवा कर मैदान तक पहुंची और अपने ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था भी खुद ही की। किसी ने अपने पापा के रिटायरमेंट की रकम से मदद ली, किसी ने गहने गिरवी रखे और किसी ने अपने माँ के गहनों को बेच दिया। और सबसे दर्दनाक दृश्य तो वह था जिसे सुनकर आपकी आंखें आंसुओं से भीग जाएंगी। अपना पहला विश्व कप खेलने उतरी भारत की ये बेटियां मैच से कुछ घंटे पहले तक स्टेडियम के बाहर धूप और पसीने में भीगती हुई अपने ही मैच का अपने ही हाथों से टिकट बेच रही थी और हर गुजरते हुए शख्स से उम्मीद भरी नजरों से सिर्फ एक ही विनती कर रही थी कि बस आकर हमारे खेल को देख लीजिए। हालांकि 1978 के उस विश्व कप में भारत की यह बेटियां ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी, लेकिन इतिहास के किसी कोने में सिसकती हुई स्याही के साथ इतना जरूर लिखा गया कि उन्होंने कितने तिरस्कार, कितने अभाव और कितने आंसुओं के बीच अपना यह पहला विश्व कप खेला था। 80 का दशक आया, देश बदल रहा था, पर सोच अब भी जकड़ी हुई थी। लोग उन बेटियों को मैदान में प्रैक्टिस करते हुए देखते और अपनी संकुचित और कुंठित मानसिकता से प्रहार करते। क्या खेल रही हो? क्यों खेल रही हो? अच्छा, तुम्हारा भी टूर्नामेंट होता है क्या? ऐसे तमाम वाहियात सवाल उन बेटियों के सामने दागे जाते, लेकिन समाज के उन नपुंसकों के इस तिरस्कार के बावजूद भी भारत के इन बेटियों के हौसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। डायना एडुल्जी, शांतारंगा स्वामी और उनके साथी हर सुबह सूरज से पहले उठते, सरकारी बस पकड़कर मैदान जाती और पुराने बल्ले से अपना भविष्य गढ़ती। उनके बल्ले टूटे थे पर हौसले नहीं। सरकार से न कोई सहायता, बीसीसीआई से न कोई मान्यता और विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बस नाम भर की संस्था थी, जिसके पास न कोई बजट था, न कोई सुविधा और न ही प्रचार का कोई माध्यम। फिर भी इन बेटियों ने खेलना जारी रखा, क्योंकि उनके लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं था, बल्कि उनके अस्तित्व की पुकार थी। डायना एडुल्जी ने कहा था कि हम तब तक खेलेंगे जब तक लोग हंसना नहीं छोड़ देंगे। फिर आता है 1982 का विश्व कप। यह विश्व कप न्यूजीलैंड में हुआ। यह पहली बार था जब भारत की उन बेटियों ने अपने पैसों के दम पर किसी विदेशी जमीन पर खेलने का अनुभव प्राप्त किया था। इस विश्व कप में कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया। भारत ने कुल 12 मैच खेले, जिसमें 4 जीत और 8 हार के बाद भारत को ग्रुप स्टेज से ही बाहर होना पड़ा। पर यहीं से शुरू हुआ था भारत की उन बेटियों का विदेशी जमीन पर खेलने का पहला सपना, जो मिट्टी से नहीं बल्कि मेहनत के मसाले से गढ़ा गया था। फिर आया साल 1988 का विश्व कप। यह विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन टीम इंडिया को अंतिम समय में इस विश्व कप से अपना नाम वापस लेना पड़ा, क्योंकि महिला क्रिकेट एसोसिएशन की जेबें खाली थी और टीम इंडिया को कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। और शांतारंगा स्वामी, डायना एडुल्जी, दीना पटेल, सुनीता शर्मा, अंजू जैन, संध्या अग्रवाल, भारत की ये सभी बेटियां अपनी आंखों में आंसू लेकर अपना मन महसूस कर रह गई। कभी मिट्टी में खेलती, कभी अपने समाज के खिलाफ अपने सपनों को गढ़ती। भारत की ये बेटियां एक ना एक दिन भारत का तिरंगा पूरी दुनिया के सामने फहराएंगी। सिर्फ इतना सा ख्वाब पालकर धूप और मिट्टी में अपने पसीने और खून को पानी की तरह बहाती रही, क्योंकि ये बेटियां सिर्फ खेल नहीं रही थी, ये उस सोच से लड़ रही थी जो कहती थी कि घर की दीवारें और चूल्हे के आग और धुएं में ही उनका भविष्य सुरक्षित होता है। साल था 1997। यह विश्व कप का 5वां एडिशन था, जो भारत में आयोजित हुआ और पहली बार किसी बड़े भारतीय कारपोरेट ब्रांड हीरो होंडा ने महिलाओं के क्रिकेट को प्रायोजित किया। यही वह साल था, यही वह वक्त
था जब भारत में पहली बार महिलाओं के क्रिकेट को कारपोरेट मान्यता मिली थी। पहली बार मैचों के पोस्टर छपे, टीवी चैनलों ने छोटे छोटे हाइलाइट्स दिखाए और पहली बार महिला क्रिकेट के लिए रास्ते थोड़े आसान हुए। इस विश्व कप में भारत ने ग्रुप स्टेज में कुल 4 मैच खेले, 2 में जीत दर्ज की, 1 मैच टाई रहा और 1 मैच में भारत को पराजय का सामना करना पड़ा। ग्रुप बी में अपने इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद भारत की इन बेटियों ने क्वार्टर फाइनल में 22 दिसंबर 1997 को पटना के इस ऐतिहासिक मैदान पर दक्षिण अफ्रीका को भी 5 विकेट से पराजित करके सेमीफाइनल का सफर तय किया। लेकिन सेमीफाइनल वह मोड़ था जहां भारत का ख्वाब और 3 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया की हकीकत आमने सामने थी। 24 दिसंबर 1997 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली में यह सेमीफाइनल खेला गया और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 19 रनों से पराजित कर दिया। इस हार के बाद भारत की इन बेटियों की जी भर के आलोचना हुई, क्योंकि 1997 विश्व कप के इस सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के 123 रनों के मामूली लक्ष्य के सामने टीम इंडिया सिर्फ 104 रनों पर सिमट गई थी। लेकिन भारत के इन बेटियों का अपमान करते वक्त किसी ने यह नहीं सोचा कि यह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड नहीं था, जहां लड़कियां रात भर क्लबों में अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीती हैं, जहां सपनों पर जेंडर देखकर उनकी सरहदें तय नहीं की जाती हैं, बल्कि यह भारत था जहां अब भी बेटियों की सरहदें तय की जाती थी। उनकी इच्छा के बगैर उनके जीवन के हर छोटे बड़े फैसले लिए जाते थे, जहां अपना पंख फैलाने से पहले ही बेटियों को बताया जाता था कि आसमान उनके लिए नहीं है। लेकिन 1997 के विश्व कप में मिली सेमीफाइनल में हार और तीखी आलोचना और इस तिरस्कार के बीच कहीं दूर राजस्थान की तपती दोपहरी में भारत की एक 16 साल की बेटी अपनी आंखों में भारतीय विमेंस क्रिकेट के परचम को फहराने का ख्वाब पालकर राजस्थान के इस रेत में झुलस रही थी। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मिथाली राज थी, जिसने चूल्हों की राख से नहीं बल्कि क्रिकेट के मैदान की मिट्टी से अपनी तकदीर गढ़नी शुरू की थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में जब मिथाली ने पहली बार भारत की जर्सी पहनी तो शायद किसी को पता नहीं था कि आने वाले लगभग 2 दशकों तक विमेंस क्रिकेट को उसका सचिन तेंदुलकर मिलने जा रहा है। 26 जून 1999 को आयरलैंड के खिलाफ मिथाली ने अपना डेब्यू किया और राजस्थान की इस बेटी ने जब बल्लेबाजी करना प्रारंभ किया तो विमेंस क्रिकेट के दर्शक देखते रह गए। मात्र 16 साल की उम्र में यह नाजुक सी लड़की हर गेंद को इस तरह से खेल रही थी जैसे किसी अधूरे इतिहास को पूरा करने का संकल्प लेकर मैदान में उतरी हो। मिथाली ने अपने पहले ही मैच में 114 रनों की नॉट आउट और रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारी खेलकर पूरी दुनिया को यह बता दिया कि भारत की बेटियों की कहानी अब कोई और नहीं बल्कि वे खुद लिखेंगी, वो भी अपनी कलम से। और दूसरी तरफ उधर बंगाल की मिट्टी में एक और लड़की अपनी चप्पलें उतारकर नंगे पांव दौड़ रही थी। गेंद को हवा से बातें करवाना उसका शौक नहीं बल्कि उसकी पहचान थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि झूलन गोस्वामी थी। और 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ जब झूलन ने अपना डेब्यू किया तो पहली ही गेंद में बता दिया कि भारत को उसकी स्पीड क्वीन मिल चुकी है। मिथाली और झूलन दोनों की कहानी अलग थी पर मंजिल एक थी, भारत को वहां पहुंचाना जहां पहुंचाने का ख्वाब 1978 में शांता रंगास्वामी और डायना एडुल्जी ने देखा था। एक ने बल्ले से इतिहास लिखा और दूसरी ने गेंद से सारी सीमाएं तोड़ दी। और इन दोनों के आने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट ने अपना दूसरा जन्म लिया। लेकिन भारत के इन बेटियों के संघर्ष में अगर मंदिरा बेदी का नाम न लिया जाए तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि उस दौर में मंदिरा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी बल्कि वह आवाज थी जिसने इन बेटियों की खामोशी को सुना था। साल था 2003। न्यूजीलैंड की टीम 5 मैचों की एक ओडीआई सीरीज खेलने के लिए भारत के दौरे पर आई हुई थी और भारत की इन बेटियों ने 4-1 से न्यूजीलैंड को पराजित करके इतिहास को अपने भविष्य की झलक दिखला दी थी। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद भी भारत की इन बेटियों को सिर्फ 7500 रुपए प्रति खिलाड़ी इनाम के तौर पर मिल पाया था। सोचिए जरा, जहां पुरुष क्रिकेट पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे उसी देश में भारत की इन बेटियों को पूरी सीरीज के लिए सिर्फ 7500 रुपए प्राप्त हुए थे। बस यही थी उनकी इज्जत, बस इतना ही था उनके सपनों के संघर्ष का मोल। लेकिन तभी इस अन्याय पर नजर पड़ी मंदिरा बेदी की। वही मंदिरा बेदी जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में प्रीति का किरदार निभाकर लोगों के दिलों पर राज कर रही थी। वही मंदिरा
बेदी, जो दूरदर्शन के सबसे चर्चित शो शांति की निडर आवाज थी। लेकिन मंदिरा भारत की इन बेटियों के असल जिंदगी में अब शांति नहीं, क्रांति चाहती थी। उस समय मंदिरा बेदी अस्मी ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर थी और उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जो भारतीय महिला क्रिकेट इतिहास का टर्निंग पॉइंट बन गया। मंदिरा बेदी ने अपने इंडोर्समेंट की पूरी फीस जो उन्हें अस्मी ज्वेलरी जैसी बड़ी ब्रांड से मिली थी, उस फीस को विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को दान कर दिया। यह कोई दिखावा नहीं था, बल्कि यह उनकी निजी कमाई थी, दिल से दिया गया सम्मान था उन बेटियों के लिए जो अपने जज्बे से खेल रही थी और सिस्टम से संघर्ष कर रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद मंदिरा ने अस्मी ज्वेलरी को राजी किया कि वो भारतीय महिला टीम के टाइटल स्पॉन्सर बने और इस तरह से पहली बार भारत की उन बेटियों की जर्सी पर अस्मी ज्वेलरी का लोगो चमकने लगा। इसके बाद भी मंदिरा ने बाकी कारपोरेट कंपनियों से बात की और उनको कन्विंस किया कि इन बेटियों में निवेश करो, क्योंकि ये भारत का भविष्य है। और मंदिरा के इस त्याग, प्रयास और मेहनत के बाद महिला क्रिकेट के लिए नए दरवाजे खुल गए। कारपोरेट कंपनियों ने निवेश किया और बेटियों के मैच टीवी पर आने लगे। मंदिरा के इस निस्वार्थ प्रयास से अब भारत की बेटियां घर की चारदीवारी से निकलकर टीवी स्क्रीन तक पहुंच चुकी थी। साल था 2005 और 2005 का विश्व कप साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा था। भारत ने इस विश्व कप में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को पराजित करके सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई और सेमीफाइनल में भारत के सामने खड़ी थी न्यूजीलैंड जैसी एक मजबूत टीम। लेकिन इस सेमीफाइनल में राजस्थान की रेत से निकल कर आई मिथाली ने 104 गेंदों पर 91 रनों की एक शानदार पारी खेलकर भारत को फाइनल में पहुंचा दिया। यह पहली बार था जब भारत की बेटियों ने अपने संघर्षों से निकलकर फाइनल का सफर तय किया था। लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 98 रनों से पराजित करके भारत की इन बेटियों का सपना तोड़ दिया था। पर इस हार ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर ये लड़कियां इतने अभाव में भी फाइनल तक पहुंच सकती हैं, तो अगर इन्हें सुविधाएं मिले तो ये दुनिया की भीड़ में भारत का झंडा गाड़ भी सकती हैं। और शायद यही सोच भारतीय क्रिकेट प्रशासन तक भी पहुंची थी। 2006 तक महिला क्रिकेट का संचालन विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हाथों में था। यह एक छोटा सा संगठन था जो पैसों के अभाव में सीमित साधन और सीमित संसाधनों में इस जिम्मेदारी को निभा रहा था। लेकिन इसी साल 2006 में आया हुआ ऐतिहासिक फैसला, जब विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को बीसीसीआई ने अपने अंदर विलय कर लिया। यानी अब महिला क्रिकेट भी उसी छत के नीचे आ गई थी जहां पुरुष क्रिकेट फल फूल रहा था। यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, बल्कि वक्त का करवट था, क्योंकि भारत की इन बेटियों को अब प्रोफेशनल ट्रेनिंग, कोच, मैदान और वित्तीय सहयोग सब कुछ आसानी से उपलब्ध होने लगा था। बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट को वो पहचान दी जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। पहली बार खिलाड़ियों को वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, फिटनेस कैंप आयोजित हुए और भारत की वो बेटियां जो कभी अपने टिकट खुद बेचती थी, जो ट्रेन के चालू डिब्बों का सफर करती थी और जो अपने रहने खाने की व्यवस्था भी खुद किया करती थी, अब वह करोड़ों दर्शकों के बीच पेशेवर तरीके से लाइव स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। और अब उनके नाम पर भी स्कूलों में पोस्टर छपने लगे थे। मिथाली राज की कप्तानी में टीम इंडिया ने नई ऊंचाइयां छुई। झूलन गोस्वामी की गेंदों ने दुनिया के हर बल्लेबाज के मन में डर का बीज बोया और अपने इसी बढ़ते कदम के साथ साल 2009 के विश्व कप में भी भारत की बेटियां सेमीफाइनल तक पहुंची। लेकिन एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया से हारकर फाइनल का सपना अधूरा रह गया। और 2013 का विश्व कप भारत के लिए ठीक नहीं रहा। अपने ही घर में खेलते हुए भारत ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया और इसके बाद हुए अगले विश्व कप में यानी 2017 के विश्व कप में मिथाली राज की कप्तानी में टीम इंडिया ने शानदार खेल खेलते हुए इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड को कुचलकर भारत की बेटियां सेमीफाइनल में पहुंची। और 20 जुलाई 2017 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल खेला और हरमन ऑस्ट्रेलिया के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। हरमन ने 115 गेंदों पर नाबाद 171 रनों की पारी खेली और हरमन के इस इकलौते पराक्रम के सामने ऑस्ट्रेलिया 36 रनों से पराजित हो गया। अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके भारत ने फाइनल में दस्तक दे दी। 23 जुलाई 2017 को लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर यह फाइनल खेला गया और अंग्रेजों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 229 रनों का लक्ष्य दिया और पूनम राउत ने भारत को एक शानदार शुरुआत देते हुए 86 रनों की एक शानदार पारी खेली। हरमन ने मध्य क्रम में शानदार 51 रनों का योगदान किया और भारत 42 ओवर की समाप्ति तक सिर्फ 3 विकेट खोकर 190 रन बना चुका था।
अब भारत को जीत के लिए 8 ओवर में सिर्फ 38 रनों की जरूरत थी और भारत के 7 विकेट अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित थे। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर, जहां कभी 1983 में कपिल देव ने इतिहास लिखा था, आज उसी लॉर्ड्स के मैदान पर भारत की बेटियां अपनी कलम लेकर खड़ी थी ताकि वे अपने इतिहास के अधूरे पन्ने को पूरा कर सकें। लेकिन ठीक उसी वक्त पूनम राउत का विकेट गिरा और भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। एक एक करके विकेट गिरने लगे और लॉर्ड्स का शोर सन्नाटे में बदल गया और भारत यह फाइनल 9 रनों से हार गया। पूरा भारत खामोश था और मिथाली की आंखों में भी वो नमी थी जो शायद 1978 की बेटियों की आंखों से निकले आंसुओं की परछाई थी। इस हार के बाद भारत की इन बेटियों को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया। लोगों ने कहा कि इन्हें पैसे तो लड़कों जितने चाहिए, लेकिन रिजल्ट 0 ही रहेगा। सोशल मीडिया पर इक्वल पे ट्रेंड कर रहा था। भारत की इन बेटियों को तमाम वाहियात सवालों से अपना निशाना बनाया गया। कहा गया, क्या वाकई महिला क्रिकेट में निवेश करना सही है? इतने सालों में कुछ भी बदला क्या? तमाम कुतर्क किए गए। एक तरफ साइना नेहवाल रैकेट से दुनिया झुका रही थी, मैरी कॉम मुक्कों से इतिहास लिख रही थी, पीवी संधू ने रजत में सोने की चमक भर दी थी, साक्षी मलिक ने मिट्टी से मेडल निकाल लिए थे, लेकिन क्रिकेट खेल रही यह लड़कियां सिर्फ भारत को शर्मसार कर रही थी। कुछ अखबारों में हेडलाइन छापी गई, विमेन्स क्रिकेट इज बिकमिंग ए बर्डन फॉर बीसीसीआई, और किसी ने लिखा, फेम तो मिला पर नतीजा नहीं। इन बेटियों के लिए सपनों का वो मैदान आंसुओं की जमीन बनकर रह गया था और अपने ही देश के लोगों के यह ताने तेजाब की तरह इन बेटियों के अस्तित्व को छलनी कर रहे थे। भारत की यह बेटियां अपने घर की बचत, अपनी जवानी, अपने सपने, सब कुछ कुर्बान करके फाइनल के इस मुकाम तक पहुंची थी, लेकिन कुछ मानसिक दिवालियों को उनका संघर्ष नजर नहीं आ रहा था। 2017 की इस हार का दर्द अभी पूरी तरह भुलाया भी नहीं जा सका था। 5 साल बाद 2022 में इतिहास ने एक बार फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड की धरती पर खेला गया 2022 का यह विश्व कप, जिसमें टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। इसके बाद कोच की कुर्सी खाली हुई और साथ ही साथ भारतीय महिला क्रिकेट की 2 सबसे बड़ी शख्सियतें मिथाली राज और झूलन गोस्वामी अपने जज्बातों से भारी दिल के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह गई। इस शर्मनाक हार के बाद टीम बिखर सी गई थी, हौसले पस्त हो चुके थे, ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था और कोच की कुर्सी भी लगभग 10 महीनों से किसी नए चेहरे का इंतजार कर रही थी। लेकिन अक्टूबर 2023 में बीसीसीआई ने उस कुर्सी की जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स को दी जो खुद पिछले 38 साल से आंसुओं का घूंट पीकर मुस्कुराना सीख चुका था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहाड़ जैसे रन बनाए, लेकिन वह टीम इंडिया के लिए खेल नहीं सका। नीली जर्सी को पहनने का ख्वाब पालकर वह लड़का रनों का अंबार खड़ा करता चला गया, लेकिन किस्मत ने उसके नसीब में जैसे सिर्फ इंतजार लिखा था। वो लड़का जानता था कि हार की चुभन क्या होती है और इंतजार की तन्हाई कैसी लगती है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि अमोल मजूमदार थे। वो साल था 1982 जब मुंबई के शिवाजी पार्क में उस दिन 2 लड़के इतिहास लिख रहे थे। नाम था सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। 2 दिनों तक सूरज डूबा, चांद निकला, पर सचिन और विनोद का बल्ला नहीं थमा। सचिन और विनोद ने कुल 664 रनों की साझेदारी की और पूरा शिवाजी पार्क तालियों से गूंज उठा। पर उसी मैदान के एक कोने में पैड पहने, हेलमेट उतारकर, पसीने से भीगा हुआ एक 11 साल का लड़का 2 दिनों तक अपनी बारी का इंतजार करता रहा। वो जानता था कि उसकी भी बारी आएगी, पर उस दिन नहीं आई और शायद जिंदगी में कभी नहीं आई। वो मासूम जिसके भीतर वही जुनून, वही आग थी जो सचिन और कांबली के भीतर थी। पर आग अगर वक्त से पहले जल जाए तो रोशनी नहीं देती बल्कि राख छोड़ जाती है। रमाकांत आचरेकर, वही गुरु, वही कोच जिनकी शिक्षा से सचिन ने इतिहास लिखा, विनोद कांबली को टीम में जगह मिली, वही रमाकांत आचरेकर इस बच्चे के भी कोच थे। पर किस्मत ने उसी क्लास के 3 बच्चों में से 2 को चुना और 1 को छोड़ दिया, सिर्फ इंतजार करने के लिए और सिर्फ आंसू बहाने के लिए। क्योंकि जो खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी पहली पारी में 260 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलता है, वही खिलाड़ी टीम इंडिया में अपनी जगह का इंतजार करता रह जाता है। अमोल मजूमदार, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए 11,000 से ज्यादा रन बनाए, 48 से ऊपर का औसत, 30 शतक, 60 अर्धशतक, हर आंकड़ा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था मुझे भी मौका दो। लेकिन टीम इंडिया का दरवाजा अमोल मजूमदार के लिए कभी नहीं खुला और अमोल मजूमदार अपनी मासूम निगाहों से टीम इंडिया की जर्सी का पूरी जिंदगी भर इंतजार करते रह गए।
पर इस इंतजार के बाद भी अमोल ने हार नहीं मानी। टीम इंडिया की जर्सी भले न मिली थी, पर उन्होंने क्रिकेट को कभी नहीं छोड़ा। हाँ, उन्होंने अपनी दिशा को जरूर बदला, लेकिन मंजिल अभी भी क्रिकेट ही थी। अमोल मजूमदार जो कभी बल्ले से बात करते थे, वे अब शब्दों और रणनीति के खेल को समझने लगे। मैदान की सीमा रेखा को पार करके उन्होंने ड्रेसिंग रूम को अपनी प्रयोगशाला बना लिया। साल था 2018, जब राजस्थान रॉयल्स ने उनके अनुभव और उनकी दृष्टि को पहचाना और उन्हें टीम का बैटिंग कोच बनाया। और इसी साल जब किस्मत ने एक बार फिर उनके दरवाजे पर दस्तक दी, जब दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें अपने बल्लेबाजों का कंसल्टेंट नियुक्त किया। अमोल मजूमदार जो कभी अपने देश के लिए नहीं खेल पाए, अब दूसरे देशों के बल्लेबाजों को कैसे खेला जाता है ये सिखा रहे थे। यह विडंबना थी, पर शायद न्याय भी यही था, क्योंकि कभी कभी किस्मत देर से ही सही लेकिन लौटकर आती जरूर है। और दिसंबर 2023 में जब बीसीसीआई ने अमोल मजूमदार को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी, तो 38 साल के अपने इंतजार को खत्म करके अमोल मजूमदार अब उसी मैदान की मिट्टी में भारत की बेटियों का भाग्य लिखने के लिए अब भारतीय क्रिकेट में वापसी कर चुके थे। और जब अमोल मजूमदार ने टीम की कमान संभाली, तो सामने एक ऐसी टीम थी जिसमें हुनर तो था, लेकिन हौसले जख्मी थे। 2022 विश्व कप की वह शर्मनाक हार और उसके बाद भी सीरीज दर सीरीज हार का सिलसिला, फिटनेस की गिरावट, फील्डिंग की ढिलाई, सब मिलकर इस टीम को अंदर से तोड़ चुके थे। लेकिन अमोल मजूमदार का तरीका अलग था। वे कोच नहीं, बल्कि एक सुनने वाले गुरु की तरह काम कर रहे थे। वे गलतियों पर चीखते नहीं, बल्कि समझाते थे और लड़कियों के दिलों में उतर जाते थे। वे खिलाड़ियों पर हुकूमत नहीं, बल्कि भरोसा कर रहे थे। हर नेट सेशन गुरुकुल की तरह महसूस हो रहा था, जहाँ बल्ले नहीं बल्कि सोच की धार को तराशा जा रहा था, जहाँ गलती पर सजा नहीं बल्कि सीख दी जा रही थी। अमोल मजूमदार ने फिटनेस को आदत बनाया, फील्डिंग को जुनून, और खिलाड़ियों को सिखाया कि मैदान पर उनका सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा एक दूसरे पर यकीन और भरोसा है। धीरे धीरे मेहनत का असर दिखने लगा। शॉट्स में टाइमिंग लौट आई, गेंदबाजी में धार दिखने लगी और फील्डिंग में जान वापस आ गई। और इन सब के बीच भारत की बेटियों का खोया हुआ आत्मविश्वास एक बार फिर से सांस लेने लगा। और इसी लौटे हुए आत्मविश्वास के साथ भारत की बेटियों ने 2024 एशिया कप का फाइनल खेला। और फिर आया साल 2025। 2025 का यह विश्व कप भारत की सरजमी पर, भारत की आंखों के सामने और भारत की उम्मीदों के साये में शुरू हुआ। स्टेडियम में भारत माता की जय के नारों के बीच इन बेटियों ने शानदार आगाज किया। पहले श्रीलंका को पराजित किया, फिर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। लेकिन इसके बाद भारत की यह बेटियां दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ हार गई। लगातार मिली इन 3 हार के बाद सोशल मीडिया पर भारत की इन बेटियों को ट्रोल करते हुए लिखा गया, दीदी कब तक हारोगी। हर पोस्ट, हर ट्वीट इन बेटियों के दिलों पर तेजाब की तरह उछाले जा रहे थे। लगातार मिली इन 3 हार के बाद ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था, चेहरों पर थकान थी और थकावट से भी गहरा मौन था। और साथ ही साथ भारत का सपना एक बार फिर से टूटने के आखिरी मोड़ पर खड़ा था। भारत का अगला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ होना था, और यह सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि यह भारत के जीवित रहने की आखिरी सांस थी। और अगर भारत यह मैच हार जाता, तो शायद भारत के विश्व कप का सफर सेमीफाइनल से पहले ही समाप्त हो जाता। लेकिन अमोल मजूमदार ने अपने सपनों को बिखरते हुए देखा था और उसके दर्द को महसूस किया था। और शायद यही कारण था कि वे भारत की इन बेटियों के सपनों को बिखरते हुए नहीं देखना चाहते थे। लगातार मिली 3 हार के बाद भारत के सेमीफाइनल की राह मुश्किल थी, लेकिन इस मुश्किल हालात में भी अमोल मजूमदार ने अपनी टीम का हौसला टूटने नहीं दिया। 23 अक्टूबर 2025 न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ऐसा मुकाबला जहां जीत भारत के लिए सिर्फ अंक नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल थी। मैच से पहले अमोल मजूमदार ड्रेसिंग रूम में खड़े थे। आंखों में तो नमी थी, पर आवाज में दृढ़ विश्वास था। और उन्होंने भारत की इन बेटियों से कहा, मैंने जिंदगी में बहुत रन बनाए हैं, लेकिन मुझे टीम इंडिया की कैप नहीं मिली। मुझे अपने देश को रिप्रेजेंट करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मैं इंतजार करता रह गया पूरी जिंदगी उस नीली जर्सी का जो तुमने पहन रखी है। और ये जर्सी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि कफन और कसम दोनों है।
तुम सबको यह मौका मिला है, तुम्हें टीम इंडिया की कैप और जर्सी पहनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसकी अहमियत को समझना और इस मौके को गंवाना मत, क्योंकि शायद यह मौका दोबारा ना मिले। अमोल मजूमदार के यह शब्द भारत के इन बेटियों के रगों में बिजली की तरह प्रवाहित हुए और फिर जो हुआ वह विश्व क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया। कृतिका रावत ने 122 रनों की पर्वत जैसी पारी खेली, स्मृति मंधाना ने अपने शॉट्स से बादलों को चीरते हुए शतक लगाया और जिम्मी ने सिर्फ 55 गेंदों पर 76 रन ठोक दिए। भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 340 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया और न्यूजीलैंड के 8 विकेट सिर्फ 271 रनों पर समेटकर डीएलएस मेथड के द्वारा यह मैच 51 रनों से जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में दस्तक दी और सेमीफाइनल में भारत के सामने खड़ी थी 7 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया, जिसने सालों तक दुनिया पर राज किया था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 338 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, एक ऐसा स्कोर जिसने पल भर के लिए भारत की सांसें रोक दी। लेकिन हरमनप्रीत और जिम्मी कंगारुओं के सामने सीना तान कर खड़ी हुई और 339 रनों के इस बेहद मुश्किल लक्ष्य को भेद कर कंगारुओं के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। फिर आया 2 दिसंबर 2025। इस विश्व कप का फाइनल मैच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में प्रारंभ हुआ और कुदरत का करिश्मा देखिए कि जिस बेटी को इस विश्व कप के काबिल तक नहीं समझा गया था, उसी बेटी ने भारत के जीत की नींव रख दी। शेफाली वर्मा, जो विश्व कप के इस फाइनल से एक हफ्ते पहले तक डोमेस्टिक T20 क्रिकेट खेल रही थी और 15 खिलाड़ियों की सूची में तो छोड़िए, रिजर्व लिस्ट में भी शेफाली को नहीं रखा गया था, लेकिन कृतिका रावल चोटिल हुई, शेफाली को टीम में जगह मिली और शेफाली ने भारत के जीत की नींव अपने हाथों से खोद दी। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया और शेफाली ने सिर्फ 78 गेंदों में 87 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर भारत की बल्लेबाजी को पंख दे दिया। इसके साथ स्मृति के 45, दीप्ति के 58 और ऋचा घोष के ताबड़तोड़ 34 गेंदों पर 34 रनों की बदौलत भारत ने 298 रनों का एक सुरक्षित स्कोर खड़ा किया। और जब साउथ अफ्रीका ने इस लक्ष्य का पीछा किया तो रेणुका सिंह और श्रीचरनी ने साउथ अफ्रीका के पैरों में जंजीर बांधी और एक बार फिर वही शेफाली वर्मा, जिसने बल्ले से चमत्कार किया था, गेंद से भी 2 विकेट झटक कर मैच का पासा पलट दिया और दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को धराशायी कर दिया। और सच कहें तो दीप्ति के इस पराक्रम को देखकर युवराज सिंह की याद आ गई। बल्लेबाजी में 58 रनों की पारी और गेंदबाजी में 5 विकेट, यह कोई सामान्य आंकड़ा नहीं था। जब भी 2025 विश्व कप के फाइनल की बात होगी, दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा का नाम इतिहास में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। और अंततः भारत की इन बेटियों ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से पराजित करके 2025 का यह विश्व कप भारत को समर्पित कर दिया। इस जीत के बाद भारत की बेटियों ने सिर्फ कप नहीं उठाया, बल्कि इतिहास को अपनी मुट्ठी में लेकर आसमान में उछाल दिया। 48 साल के तानों और ठहाकों के बाद जब भारत की इन बेटियों ने विश्व कप की यह ट्रॉफी अपने हाथों में उठाई, तो जो मानसिक दिवालिये कल तक भारत की इन बेटियों को ट्रोल कर रहे थे, जो सोशल मीडिया पर इक्वल पे ट्रेंड करवा रहे थे, वही अब अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रहे थे और सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, प्राउड मोमेंट फॉर इंडियन डॉटर्स। इस जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक शख्स के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और जब कैमरा उस शख्स के चेहरे पर गया तो यह कोई और नहीं बल्कि अमोल मजूमदार थे। जब जब इतिहास में जिक्र होगा भारत के इस जीत का, तब तब इतिहास में जिक्र होगा अमोल मजूमदार का। वह लड़का जो 38 साल पहले शिवाजी पार्क में अपनी बारी का इंतजार करता रह गया था, जिसे टीम इंडिया की कैप और जर्सी कभी नसीब नहीं हुई, उसी अमोल मजूमदार ने अपने धैर्य और कौशल से भारत की इन बेटियों को विश्व विजेता बना दिया था। यह सिर्फ एक विश्व कप की ट्रॉफी नहीं है, बल्कि 48 साल के पसीनों से लिखा इतिहास है, क्योंकि यह जीत किसी एक टीम की नहीं बल्कि एक परंपरा की है। 48 साल का वो लंबा इंतजार और 4 पीढ़ियों के संघर्ष के बाद जब हरमन ने ट्रॉफी उठाई, तो उसमें शांता और डायना की नींव, मिथाली और झूलन की मेहनत, मंदिरा बेदी का प्यार, अमोल मजूमदार का इंतजार और स्मृति, दीप्ति और शेफाली की चमक, सब कुछ एक साथ झिलमिला रहा था।